Hello, friends. Once again, I welcome you all to YouTube channel Physics Ki Dunya, a place where physics becomes your friend. Guys, I am Kartikeya Srivastav, and today I am going to begin a new chapter, that is chapter 2, which is units and measurements of class 11th. I have just started the course of 11th class yesterday, and today it is the first lecture of second chapter of class 11th. So I hope you guys are ready for moving ahead. So let's begin. Yes, students. So here it is chapter second, units and measurement. As I have told you earlier also, uh, आज हम ये समझने वाले हैं कि मेजरमेंट का मतलब क्या होता है और किस तरीके से किसी भी क्वांटिटी का मेजरमेंट किया जाता है। इस चैप्टर में बहुत सारी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं और जिन बच्चों ने नाइन्थ में आईसीएससी बोर्ड से पढ़ाई की थी उन बच्चों ने शायद मेजरमेंट के बारे में थोड़ा डेप्थ में पढ़ा हुआ है, but those who have been the students of CBSE board have not read about measurement in depth. So here we are going to start this discussion. तो सबसे पहले बात आती है कि मेजरमेंट क्या होता है। व्हाट इज मेजरमेंट? ठीक है, तो मेजरमेंट का मतलब क्या है? किसी चीज को नापना। ठीक है, किसी भी चीज को नापना, उसका मेजरमेंट करना है। लेकिन अब बात ये आती है कि आप किसी चीज को नापते कैसे हैं, नापना एक्चुअली है क्या। तो देखो, जैसे तुम्हें किसी भी बॉडी की हाइट मेजर करनी है तो क्या करोगे? एक स्केल लोगे या एक इंच टेप लोगे और उससे मेजर करोगे, उसके साथ जिस बॉडी की हाइट मेजर करनी है उसका कंपैरिजन करोगे। ठीक है, तो अगर आपको ये पता करना है कि आपके पास कोई लिक्विड है वो कितना है, तो आप क्या करोगे? आप उसका वॉल्यूम मेजर करोगे। ठीक है, कोई कोई स्टफ है वो आपको पता करना है कि कितना मास है उसका या कितना वेट है, तो आप उसे वेइंग स्केल पर रखोगे, उसका वेट पता करोगे। तो बेसिकली ये सारी चीजों में क्या कर रहे हो? जैसे आपने किसी की लंबाई नापी है स्केल से, तो आपने क्या किया है? स्केल के साथ उस इंसान का कंपैरिजन किया है। वो स्केल में जिस पॉइंट तक पहुंचा, जिस डिवीजन तक पहुंचा, आपने मार्क कर दिया कि हाँ इसकी हाइट जो है वो इतनी है। तो मेजरमेंट क्या है? कंपैरिजन है, दो क्वांटिटीज के बीच का कंपैरिजन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कंपैरिजन करना है आपको कोई कोई भी दो क्वांटिटीज का। ठीक है, दो क्वांटिटीज का आप कंपैरिजन करेंगे और जो आंसर आपके पास आएगा वही मेजरमेंट है। लेकिन अब बात ये आती है कि वो दो क्वांटिटीज जिनका कंपैरिजन हो रहा है, क्या उसकी कोई कंडीशन है या आप किसी भी क्वांटिटी को किसी भी दूसरी क्वांटिटी के संग कंपेयर कर सकते हैं? तो बिल्कुल कंडीशन है। पहली कंडीशन तो ये है कि दोनों का नेचर सेम होना चाहिए। यानी लेंथ है तो लेंथ के संग ही मेजर की जा सकती है, कंपेयर की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि लेंथ को मास के संग कंपेयर कर दें। ठीक है, ऐसा नहीं है मास को टाइम के संग कंपेयर कर दें, टाइम को टेम्परेचर के संग कंपेयर कर दें। नो, यू कैन नॉट डू दैट। आपको टेम्परेचर को टेम्परेचर के साथ ही कंपेयर करना है, लेंथ को लेंथ के साथ ही कंपेयर करना है, मास को मास के साथ करना है, वेट को वेट के साथ करना है। मतलब एक तो ये आ गई बात कि सेम नेचर होना चाहिए जिन क्वांटिटीज को आप कंपेयर कर रहे हैं उनका। और दूसरी बात कि उनमें से एक क्वांटिटी जो है उसकी वैल्यू नोन होनी चाहिए। ठीक है, आप देखें यहाँ पर एक क्वांटिटी ऐसी होनी चाहिए जिसकी वैल्यू आपको पता हो और वो वैल्यू कांस्टेंट हो। ठीक है, यानी वो वैल्यू चेंज ना होती हो बार बार। ठीक है, जैसे मीटर स्केल है, तो मीटर स्केल की लेंथ 1 मीटर है। तो अब आप मीटर स्केल से भले ही किसी को भी कंपेयर करो, मीटर स्केल की जो लेंथ है 1 मीटर, तो 1 मीटर ही रहने वाली है। और 1 मीटर की जो वैल्यू है वो पूरे वर्ल्ड में एक ही तो है, ऐसा थोड़ी है यहाँ आप जहाँ मेजर कर रहे हो वहां 1 मीटर कुछ और है, कहीं और जाओगे तो 1 मीटर की वैल्यू कुछ और हो जाएगी। ऐसा तो नहीं हो रहा। 1 मीटर का मतलब 1 मीटर, वो चाहे आप पूरे वर्ल्ड में कहीं भी जाकर मेजर करो उसे। ठीक है, तो यही आपसे समझाना चाह रहा हूं मैं आपको एक बात कि अगर आप मेजरमेंट कर रहे हो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, तो मतलब उस फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर कर रहे हो एक दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के साथ। दूसरी फिजिकल क्वांटिटी कैसी? ऐसी जिसकी वैल्यू आपको पता हो और जिसका जो नेचर है वो वैसा ही हो जैसा उस क्वांटिटी का है जिसे हम मेजर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि measurement is the process of comparison of a physical quantity with another physical quantity of same nature and constant numeric value. ठीक है,
किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट मतलब उस फिजिकल क्वांटिटी का सेम नेचर और कांस्टेंट न्यूमेरिक वैल्यू वाली एक दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के साथ कंपैरिजन। इस कंपैरिजन से आपको पता चलता है कि आपके पास जो फिजिकल क्वांटिटी है उस फिजिकल क्वांटिटी का अमाउंट कितना है। ठीक है, तो अब ये जो फिजिकल क्वांटिटी आपके पास थी कांस्टेंट न्यूमेरिक वैल्यू वाली, ठीक है, जिसके साथ आपने कंपैरिजन किया था, उस कांस्टेंट वैल्यू वाली फिजिकल क्वांटिटी को कहा जाता है यूनिट। समझ में आ गई बात? यानी जैसे मीटर, अब मीटर क्या है? यूनिट है लेंथ की। सेंटीमीटर ये क्या है? यूनिट है लेंथ की। सेकंड ये क्या है? यूनिट है टाइम की। मिनट यूनिट ऑफ टाइम। किलोग्राम और ग्राम यूनिट ऑफ मास। तो दो फिजिकल क्वांटिटीज में से एक आपको पता करनी है, एक की वैल्यू आपको पहले से पता है, और जो स्टैंडर्ड वैल्यू आपको पता है पहले से, जो कांस्टेंट न्यूमेरिक वैल्यू पता है जिस क्वांटिटी की, उस क्वांटिटी को आप कहते हैं यूनिट। द फिजिकल क्वांटिटी विद कांस्टेंट न्यूमेरिक वैल्यू इज कॉल्ड यूनिट। ठीक है बात? समझ में आई आपको कि किस तरीके से आपने यूनिट को डिफाइन किया है? यूनिट वो फिजिकल क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड या जिसकी न्यूमेरिक वैल्यू कांस्टेंट रहती है, और फिजिकल क्वांटिटी विद कांस्टेंट न्यूमेरिक वैल्यू दैट इज यूनिट के साथ आप गिवन फिजिकल क्वांटिटी का कंपैरिजन करते हैं, और इससे आपको उसका मेजरमेंट पता चलता है। समझ में आ गई बात कि मेजरमेंट क्या है? कंपैरिजन। किनके बीच में? दो फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में। वो क्वांटिटीज ऐसी होनी चाहिए कि उनका नेचर सेम हो, और उनमें से कोई एक जो है उसकी वैल्यू नोन हो और कांस्टेंट हो। ठीक है, और वो जो नोन कांस्टेंट वैल्यू वाली फिजिकल क्वांटिटी होगी उसको आप क्या कहेंगे? यूनिट कहेंगे। क्लियर है? ओके। अब बार बार मैं कह रहा हूं फिजिकल क्वांटिटी, तो क्वेश्चन उठता है कि फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है? तो एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ विच laws of physics are described is called a physical quantity। इसका मतलब क्या हुआ? कोई भी ऐसी चीज जिसे मेजर किया जा सकता है तथा जिसके टर्म्स में लॉज ऑफ फिजिक्स को डिस्क्राइब किया जा सकता है। अब आपको लग रहा होगा शुद्ध हिंदी में आ गए सर आप, कथा वथा करके ऐसे आ गया, बट मुद्दे की बात अभी भी यहीं पर है, और वो हमें समझनी है। हिंदी इंग्लिश नहीं समझना। यू हैव टू पे अटेंशन टू व्हाट आई एम सेइंग। I am saying that physical quantity is anything that can be measured and in terms of which laws of physics are described। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी वो कोई भी चीज हो सकती है जिसको आप मेजर कर सकते हैं और जिसका यूज किया जाता है फिजिक्स के लॉज को डिस्क्राइब करने के लिए। मतलब मतलब ये कि अगर टाइम को आप मेजर कर पा रहे हैं और टाइम का यूज किया जाता है फिजिक्स के कुछ लॉज में, तो टाइम जो है वो एक फिजिकल क्वांटिटी है। अगर आप लेंथ को मेजर कर रहे हैं और लेंथ का यूज किया जाता है इन डिफरेंट लॉज ऑफ फिजिक्स, तो लेंथ क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। तो एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड एंड इन टर्म्स ऑफ विच लॉज ऑफ फिजिक्स आर डिस्क्राइब्ड इज कॉल्ड अ फिजिकल क्वांटिटी। तो हियर इज द डेफिनेशन: एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड and in terms of which the laws of physics are described is called a physical quantity। क्लियर है ये बात? तो ये फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन हो गई। अब बात आती है कंपोनेंट्स ऑफ मेजरमेंट। कोई भी जो मेजरमेंट है, जैसे हमने समझा कि मेजरमेंट में क्या हो रहा है? कंपैरिजन हो रहा है। तो नेक्स्ट हेडिंग ये कह रही है कि मेजरमेंट में क्या क्या चीजों का होना जरूरी है, यानी कोई मेजरमेंट कब कंप्लीट होता है। तो दो मेन कंपोनेंट्स हैं मेजरमेंट के। कोई भी मेजरमेंट है तो देयर आर टू मेन कंपोनेंट्स। बिना उन दो कंपोनेंट्स के जिनको अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं, उन कंपोनेंट्स के बिना कोई भी मेजरमेंट इनकम्प्लीट है, अधूरा है। वो दो मेजरमेंट, दो कंपोनेंट क्या है मेजरमेंट के? लेट्स सी। वो दो जो कंपोनेंट्स हैं, वो पहला कंपोनेंट है न्यूमेरिक वैल्यू। न्यूमेरिक वैल्यू या न्यूमेरिकल वैल्यू भी कहा जाता है इसे। इट इज द अमाउंट और मैग्नीट्यूड ऑफ द मेजर्ड क्वांटिटी। अमाउंट या मैग्नीट्यूड है मेजर्ड क्वांटिटी का। जैसे सपोज कीजिए कि आपने 5 किलोग्राम शुगर यू हैव परचेज्ड। तो उसमें जो 5 है ना, जो न्यूमेरिक वैल्यू है, ये मेजरमेंट है। 5 किलो आपने चीनी खरीदी तो 5 किलो एक मेजरमेंट है। इसमें जो 5 है, जो न्यूमेरिक वैल्यू है, या मैग्नीट्यूड भी कहा जाता है इसे। क्या कहा जाता है? एक और नाम इसका क्या है? मैग्नीट्यूड। ठीक है, वही उसकी न्यूमेरिक वैल्यू होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो न्यूमेरिकल नंबर जो लिखा रहता है किसी भी मेजरमेंट में, वो उसकी न्यूमेरिक वैल्यू है। ये क्या बताता है कि अमाउंट कितना है उस क्वांटिटी का। जैसे 10 किलोमीटर, तो इसमें 10 क्या है?
10 किलोमीटर्स में 10 इज द न्यूमेरिक वैल्यू, ठीक है। तो कंपोनेंट ऑफ मेजरमेंट में जो पहला पार्ट है वो न्यूमेरिक वैल्यू है। बिना न्यूमेरिक वैल्यू के कोई भी मेजरमेंट नहीं हो सकता। क्लियर है ये बात? नाउ लेट्स सी कि सेकंड कंपोनेंट क्या है। द सेकंड कंपोनेंट इज यूनिट। सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू से भी काम नहीं चलेगा, न्यूमेरिक वैल्यू के साथ साथ यूनिट भी होनी चाहिए जिसमें फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया गया है, ठीक है। यूनिट इज समथिंग इन विच द फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड, और यू कैन से इट इज ऑल्सो द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ सेम नेचर एंड कांस्टेंट वैल्यू विद विच द गिवन फिजिकल क्वांटिटी इज कंपेयर्ड, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में डेफिनेशन में पढ़ा। तो यूनिट क्या है? यूनिट जिसके बिना मेजरमेंट अधूरा है। न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ यूनिट का होना भी जरूरी है। अब आप दुकानदार से जाकर कहो कि मुझे 5 नमक दे दे, तो वो 5 नमक कैसे देगा? दैट्स इट इनकम्प्लीट सेंटेंस। 5 किलो नमक ये बात होती है, 5 ग्राम नमक बात होती है, 5 क्विंटल नमक बात होती है, यानी एक यूनिट का होना जरूरी है। किलोग्राम, किलो, न्यूटन, क्विंटल, टन, ग्राम, ये सब क्या है? ये जो है, दिस इज यूनिट। तो यूनिट का होना भी उतना ही जरूरी है जितना कि न्यूमेरिक वैल्यू का होना जरूरी है। बिना यूनिट के भी कोई भी मेजरमेंट इनकम्प्लीट है। अगर आप जाकर कह दो कि 5 नमक चाहिए, 5 चीनी चाहिए, 5 आलू चाहिए, तो 5 आलू का कैसे रेट पता चलेगा? क्योंकि आलू का रेट तो कैसे होता है? आलू का रेट तो ऐसे होता है ना कि हाँ, किलो के हिसाब से। तो अभी 5 आलू आपने कहा, तो 5 आलू इज इनकम्प्लीट। अगर आप फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो 5 आलू इज एन इनकम्प्लीट मेजरमेंट। 5 किलो आलू कहो तो कुछ बात है, 5 ग्राम आलू कहो तो कुछ बात है, बट 5 आलू इज इनकम्प्लीट। ऐसे ही आप जाकर सिर्फ कह दो किलो आलू दे दो, तो कितने किलो दे दो? उससे पहले बताना पड़ता है नंबर, 1 किलो दे दो, 2 किलो दे दो, 10 किलो दे दो, पाव किलो दे दो, मतलब आपको नंबर बताना पड़ेगा। समझ में आ रहा है बात? ऐसे सिर्फ यूनिट या सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू के साथ कोई मेजरमेंट नहीं होता, दोनों होने जरूरी है, ठीक है। दोनों चीजें होनी चाहिए। तो सो यूनिट एंड न्यूमेरिक वैल्यू आर टू कंपोनेंट्स ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। ये यूनिट के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे मीटर है, ग्राम है, एक्सेट्रा। अब कोई भी अगर मान लीजिए कि न्यूमेरिक वैल्यू n है और यूनिट u है, तो जो मेजरमेंट होगा q इज इक्वल टू एन यू होगा एंड इट विल बी अ कांस्टेंट, ठीक है। आप देख पा रहे हैं यहाँ q क्या है? मेजरमेंट है, ठीक है, जिसमें दो कंपोनेंट होंगे, एक न्यूमेरिक वैल्यू होगी और एक u होगी, यानी यूनिट होगी। और ये जो न्यूमेरिक वैल्यू इनटू यूनिट होता है, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, यानी 5 किलो आलू का मतलब 5 किलो आलू। वो चाहे आप यहाँ मांगे, चाहे दिल्ली में जाकर मांगे, चाहे अमेरिका में जाकर मांगे, चाहे आप मंगल पर जाकर मांगे, चाहे कहीं भी जाकर मांगे। The thing is that 5 kilogram potato means 5 kilogram potato. It means 5 kilogram is a constant quantity. 5 kilogram will never become 6 kilogram. 5 kilogram will never be equal to 4 kilogram. It will always be 5 kilogram. ठीक है। तो n इंटू यू क्या हुआ? कांस्टेंट हुआ। और अगर n इंटू यू कांस्टेंट हुआ, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि अगर आप n की जगह n1 और u की जगह u1 रखो, तो n1 u1 भी कांस्टेंट होना चाहिए। और अगर आप n की जगह n2 और u की जगह u2 रखते हो, तो n2 u2 भी कांस्टेंट होना चाहिए। तो q इज इक्वल टू एन यू इज इक्वल टू कांस्टेंट। इट मींस n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप न्यूमेरिक वैल्यू चेंज करते हो तो यूनिट भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। लेकिन न्यूमेरिक वैल्यू इनटू यूनिट हमेशा कांस्टेंट रहता है। फॉर एग्जांपल 5 किलोग्राम या 5000 ग्राम, दोनों का एक ही मीनिंग हुआ। अब 5 किलोग्राम ले या 5000 ग्राम मांगे, बोथ आर हैविंग सेम मीनिंग। क्या हुआ? पहले न्यूमेरिक वैल्यू 5 थी, यूनिट किलोग्राम थी। फिर यूनिट न्यूमेरिक वैल्यू 5000 हो गई, यूनिट ग्राम हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि 5 किलोग्राम का हो, चाहे 5000 ग्राम का हो, चाहे 5 × 10⁶ मिलीग्राम का हो, बोथ ऑल द थ्री आर हैविंग सेम वैल्यू। आप 1 किलोमीटर का हो, 1000 मीटर, 1 किलोमीटर हुआ, 1000 मीटर का हो, दोनों का एक ही मतलब होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 1 किलोमीटर कह रहे हो या 1000 मीटर कह रहे हो, दोनों का मतलब सेम है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब न्यूमेरिक वैल्यू 1 थी तो यूनिट किलोमीटर में थी, जब यूनिक न्यूमेरिक वैल्यू 1000 हो गई तो जो यूनिट है वो कितने में आ गई? मीटर में आ गई। समझ में आ रही है बात? लेकिन चाहे 1000 मीटर का हो, चाहे 1 किलोमीटर का हो, मतलब तो दोनों का सेम है, दोनों मेजरमेंट कांस्टेंट ही है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर ये बताया गया है कि किसी भी गिवन मेजरमेंट के लिए यहाँ पर n1 u1 is equal to n2 u2, and it is also a constant like this, as you can see here. Okay, अभी n into u constant है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि n into u क्या है? constant। तो अगर मैं इस केस को थोड़ा एक्सप्लेन करूं,
तो इसका मीनिंग क्या निकलता है कि n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u। भाई आपने देखा कि अगर n की वैल्यू कम है तो u ज्यादा होगा। जैसे किलोमीटर और मीटर में किलोमीटर बड़ा है, तो 5 किलोमीटर इज इक्वल टू 5,000 मीटर। तो आपने देखा जब n की वैल्यू कम थी, 5 थी, तो u कितना था, यूनिट क्या थी, किलोमीटर थी, बड़ी यूनिट थी। और जब n की वैल्यू क्या हो गई, 5,000 हो गई, तो यूनिट क्या हो गई, छोटी हो गई, यानी मीटर में आ गई। तो n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u। किसी भी मेजरमेंट के लिए क्या होता है, उसकी न्यूमेरिक वैल्यू यूनिट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब आप जितनी बड़ी यूनिट लोगे, न्यूमेरिकल वैल्यू उतनी छोटी हो जाएगी, और जितनी छोटी यूनिट लोगे, न्यूमेरिकल वैल्यू उतनी बड़ी हो जाएगी। तो यू कैन सी हियर, bigger the unit, smaller will be the numerical value। जितनी बड़ी यूनिट उतनी छोटी न्यूमेरिकल वैल्यू फॉर अ गिवन मेजरमेंट, एंड इट्स वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू। ठीक है। अब यहाँ पर हमने बात की है यूनिट के बारे में। तो यूनिट कैसे डिसाइड की है, और यूनिट क्या ऐसा है कि यूनिट कोई पर्टिकुलर टाइप की है? तो एक्चुअली यूनिट जो है वो अलग अलग टाइम में अलग अलग लोगों ने डिफाइन की है। हमें उनमें से जो हमारे साइंटिफिक पर्पस में जो यूनिट्स आज यूज होती हैं, हम उनको उनके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स आर देयर, बट वी हैव टू टॉक अबाउट फोर मेन सिस्टम्स। फर्स्ट वन इज एमकेएस सिस्टम। MKS system is that system of unit in which mass is measured in kilogram, length is measured in meter, and time is measured in seconds। ठीक है। तो MKS सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें मास को किलोग्राम में मेजर किया गया है, लेंथ को मीटर में मेजर किया गया है, और टाइम को सेकंड में। और ऐसा नहीं है कि इन तीनों के अलावा बाकी किसी को मेजर ही नहीं किया गया, लेकिन यहाँ पर आप इन तीनों से याद रख सकते हैं। एम फॉर, देखिए MKS, तो M स्टैंड्स फॉर मीटर, K stands for kilogram, and S stands for second. So the system of unit in which mass is measured in kilogram, length is measured in meter, and time is measured in second is called MKS system. Okay. Next is CGS system. अब CGS system क्या है? CGS system वो है जिसमें लेंथ को मेजर किया गया है सेंटीमीटर में, मास को मेजर किया गया है ग्राम में, और टाइम को मेजर किया गया है सेकंड में। ठीक है। सीजीएस सिस्टम में इस तरीके से मेजरमेंट हुए। ठीक है। एमकेएस सिस्टम अब आउट ऑफ टाइम हो चुका है, अब उतना यूज नहीं होता। सीजीएस सिस्टम यूज किया जाता है। एक एफपीएस है, ये भी बहुत पुराना सिस्टम है और अब उतना यूज में नहीं आता। अगर आप फॉरेन राइटर्स की बुक्स पढ़ेंगे तो उनमें इसका यूज होता है, एफपीएस सिस्टम का। उसमें आज भी जो न्यूमेरिकल्स हैं उनमें एफपीएस सिस्टम का यूज किया गया है, बट मॉडर्न सिस्टम में जो मॉडर्न बुक्स हैं उनमें इसका यूज नहीं है। ठीक है। तो एफपीएस में क्या था कि लेंथ को फुट में मेजर करते थे, फुट में, और उसकी प्लूरल फॉर्म थी फीट। पी पाउंड था जिसमें मास को मेजर किया जाता था, और एस सेकंड टाइम मेजर होता था इसमें। ठीक है। तो एफपीएस में लेंथ फुट में मेजर की जाती थी, मास पाउंड में मेजर किया जाता था, और टाइम सेकंड में। ये ब्रिटिश ब्रिटिश यूनिट है, ये ब्रिटिश यूनिट ऑफ मेजरमेंट है। यहाँ पर क्या हो रहा है, ब्रिटिश सिस्टम है ये एफपीएस। ठीक है। तो जो ब्रिटेन के फिजिसिस्ट हैं, ओल्ड फिजिसिस्ट, उनकी बुक में आपको एफपीएस पर बेस्ड क्वेश्चंस मिलते हैं। ठीक है। एसआई सिस्टम ये मोस्ट मॉडर्न सिस्टम है। आज के टाइम में जो सिस्टम इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है वो एसआई सिस्टम है। इट इज नोन एज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है। एसआई सिस्टम जो है, क्या है एक्चुअली, इट इज द एक्सटेंडेड एंड मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एमकेएस सिस्टम। जो अभी हमने एमकेएस सिस्टम देखा था, ये वाला, मास किलोग्राम में था, लेंथ मीटर में थी, और टाइम सेकंड में था। एमकेएस सिस्टम में ही कुछ मॉडिफिकेशंस किए गए और उसका एक्सटेंशन किया गया। मतलब एमकेएस सिस्टम बहुत लिमिटेड था, तो उसको और एक्सटेंड किया गया, कुछ नई क्वांटिटीज को, फिजिकल क्वांटिटीज को उसमें इन्वॉल्व किया गया, उनके यूनिट्स को इन्वॉल्व किया गया, और उस तरीके से जो एमकेएस सिस्टम की एक्सटेंडेड और मॉडिफाइड फॉर्म निकल कर आई, उसको इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया गया, एंड दैट इज नोन एज एसआई सिस्टम। ओके गाइस, तो ये था एक इंट्रोडक्शन यूनिट्स के बारे में, सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में, मेजरमेंट के बारे में। आज के लेक्चर में इतना ही है गाइस। अगले लेक्चर में कुछ नए टॉपिक्स पर बात करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और आपको इसमें कुछ इंफॉर्मेशन कम मिला हो, तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपके जो भी डाउट्स हो, यू कैन पोस्ट देम, कमेंट them below in the box, and also you can follow me on Twitter, Facebook and Telegram. It is a lecture from your own YouTube channel, Physics Ki Dunia. Thank you guys.